So today's topic is methods for determination of the order of the reaction. Okay, so there are a number of methods, but in this chapter we will discuss, or we will be concentrated on maximum 4 methods. So what are these methods? First is the use of integrated rate equation. Second method is the use of differential rate equation. Third one is the half life method, and the last one is the Ostwald isolation method. ओके अब ये क्या मेथड्स हैं, अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. थोड़ा सा ब्रीफ में मैं इसको बताना चाहूँगा आपको भी क्या करते हैं इसमें. तो फर्स्ट मेथड इज द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. देखो इसमें क्या है कि हम इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट को मेजर करते हैं किसी भी सूटेबल मेथड से, चाहे टाइट्रेशन है चाहे कोई और मेथड है. उसके बाद हम इसको दो तरीके से किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. एक मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, और सेकंड इज द ग्राफिकल मेथड. ओके, तो क्या होता है इसमें कि हम इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की लेते हैं, या उसको हम ए मेंशन करते हैं या फिर हम उसको सी नॉट मेंशन करते हैं. ठीक है, ये हमारी होती है इनिशियल व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0 होता है. और आफ्टर सम टाइम व्हेन टी इज इक्वल टू टी, उस टाइम हम देखते हैं कि रिएक्टेंट की हमारी कंसंट्रेशन क्या आती है, या ए माइनस एक्स लेते हैं हम उसको, या फिर हम उसको सी टी कर देते हैं. ठीक है ना. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि हम ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन आ रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन भी है और डिफरेंट टाइम पे जो कंसंट्रेशन भी है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं, जीरो ऑर्डर के लिए भी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी, सेकंड ऑर्डर के लिए भी. जैसे हमारे पास इक्वेशन है जीरो ऑर्डर के लिए, द के इज इक्वल टू 1/t सी नॉट माइनस सी टी. ठीक है, इसमें पुट करेंगे, वहाँ से हम के की वैल्यू निकालते रहेंगे. ठीक है, डिफरेंट सी टी की जो हमारे पास वैल्यू आएंगी उसमें पुट करते रहेंगे और के की वैल्यू निकालते रहेंगे. अगर तो हमारा के जो है वो कॉन्स्टेंट आ रहा है, मीन्स हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, जीरो ऑर्डर होगी, क्योंकि हमने इक्वेशन कौन सी यूज़ की है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है. ठीक है, इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन. तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है हमारे पास के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट अपॉन सी टी. तो उसमें भी हम क्या करेंगे, डिफरेंट जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसको हम वहाँ पे पुट करेंगे. ओके, तो अगर हमारा वहाँ पे जो के कांस्टेंट आता है तो मीन्स हमारे वहाँ पे रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है. इसी तरीके से हम सेकंड ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हम हमारे पास जो ये डिफरेंट कंसंट्रेशन आई और हमारे पास जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए भी लिखा है, इट इज़ के इज इक्वल टू 1/t सी नॉट माइनस सी टी. तो इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. तो इसमें क्या बनेगी हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट. ओके, तो जब ये चीज़ हो जाएगी तो हमारे पास ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस जो है i वाली इक्वेशन बन जाएगी. ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा m है वो स्लोप है, जो i है वो इंटरसेप्ट है. तो इसको हम सी टी वर्सेज टाइम के रिलेटेड यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे और हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप आएगा और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी. अगर इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है बाय यूजिंग दी जीरो ऑर्डर इक्वेशन, तो हमारे वहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो जीरो ऑर्डर होगी. ओके, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूज़ करते हैं तो हमारे पास इसमें फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन है दैट इज के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी. इसको हम कन्वर्ट करते हैं इन द अपना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. सो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग सी टी इज इक्वल टू माइनस
KT अपॉन 2.303 प्लस लॉग C नॉट। ओके, तो ये भी एक स्टेट इक्वेशन बन गई। तो इसमें भी क्या रहेगा हमारे पास, log CT और T के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे log CT आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा टाइम, तो इसके बीच में ग्राफ आएगा उसमें वो क्या देगा हमारा, अगेन नेगेटिव स्लोप होगा। ओके, तो ये हमारा इंटरसेप्ट रहा, तो वो यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे डिक्रीज होएगा। अगर ऐसी स्टेटमेंट इक्वेशन आती है बाय यूजिंग दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो मीन्स हमारा वहाँ पे रिएक्शन क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, तो ये है हमारा ग्राफिकल मेथड। इस तरीके से हम सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन जो है दैट इज K इज इक्वल टू 1/T 1/CT माइनस 1/C नॉट। ओके, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्टेट लाइन इक्वेशन में। तो क्या बनेगा वहाँ पे 1/CT इज इक्वल टू KT प्लस 1/C नॉट। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा 1/CT और T के बीच में ग्राफ बनेगा। अब इसमें जो हमारा स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो 1/CT और T के बीच में जब ग्राफ बनेगा तो वो क्या बनेगा, हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगा विद पॉजिटिव स्लोप और उसका हमारा कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट रहेगा, दैट वुड बी इक्वल टू 1/C नॉट। तो अगर इस तरीके से ग्राफ आता है तो वो हमारी रिएक्शन क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ओके, तो ये हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। तो सेकेंड जो मेथड है दैट इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड। इसको हम वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है वांट ऑफ ने पुट किया था, तो दैट इज नोन एज द वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। अब इसमें क्या होता है कि हम जैसे देखते हैं कि अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उस केस में जो रेट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टर्म रेज़ टू पावर 0। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है तो हमने पता है कि उसका रेट क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। ओके, अगर सेकंड ऑर्डर होगा तो उसमें हम लिखते हैं रेट इज C रेज़ टू पावर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो व्हाट इज रेट, तो रेट हम क्या लिखते होते हैं, द रेट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस DC अपॉन dt। क्योंकि डिफरेंशियल ऑर्डर लिखना हमने तो हम लिखते थे दैट इज इक्वल टू दिस, और दैट वुड बी इक्वल टू K रेज़ टू पावर C रेज़ टू पावर n, K इंटू C रेज़ टू पावर n। अब n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर है। ठीक है, अगर जीरो ऑर्डर होगा तो n की वैल्यू 0 रहेगी, अगर फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तो n की वैल्यू फर्स्ट होगी, अगर सेकंड ऑर्डर होगा तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, अब मीन्स हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस DC बाई dt इज इक्वल टू KCN, हमने ये लिखा इसको। ठीक है, अब मेन चीज़ हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास यहाँ पे रेट है जिसको हम इस टर्म में भी लिख देते हैं, दूसरा हमारे पास K है, तीसरी हमारे पास C है और चौथा हमारे पास N है। ओके, तो K तो हमारा एक कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो, चाहे जीरो ऑर्डर की है, चाहे वो सेकंड ऑर्डर की है, उस केस में ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मीन्स ये तो वेरी करने वाला नहीं है। वेरी क्या होगा, कंसंट्रेशन वेरी होगी, उसके साथ साथ उसका रेट वेरी होगा। इनिशियली जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हमारा उस टाइम रेट क्या रहेगा, फास्ट रहेगा, रेट क्या रहेगा, वैल्यू रहेगी उसकी मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होती जाती है, तो रेट भी क्या होता है, स्लो होता जाता है। रिएक्शन क्या होती है, जो डिक्रीज कर रही है उसकी कंसंट्रेशन वो स्लो होती जाती है। ओके, तो मीन्स अगर हमें R की वैल्यू जो रेट है और अगर कंसंट्रेशन टर्म्स पता हो तो हम N को ईजिली निकाल सकते हैं। ओके, कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। देखो सपोज हमने किसी एक कंसंट्रेशन पे C1 कंसंट्रेशन पे वहाँ पे रेट कैलकुलेट किया, उसको हमने लिख दिया R1। ओके, तो R1 क्या रहेगा वहाँ पे, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस DC1 अपॉन dt। ओके, एट C1 मीन्स एट कंसंट्रेशन C1 R1 इज इक्वल टू माइनस DC1 बाई dt एंड दैट वुड बी इक्वल टू द KC रेज़ टू पावर n हो जाएगा। इसी तरीके से एट कंसंट्रेशन C2 वी कैन फाइंड आउट द रेट एंड दैट रेट वुड बी द R2 and that will be equal to minus DC2 by dt and that will be equal to K raised to power C2n। क्योंकि मैंने कहा था कि कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इनिशियली हमारे पास अगर कंसंट्रेशन C1 है तो उसका रेट क्या रहेगा, उसकी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद टाइम क्या हो रही है, दैट वुड बी डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रेज़ टू पावर, जो उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, उसका वेरी करेगी। इसी तरीके से जब कंसंट्रेशन उसकी कम होगी, C2 होगी, तो उस टाइम पे उसका रेट का वेरी करेगा, दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू अगेन K इंटू C2 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। अगर हम दोनों साइड पे क्या करें, लॉग ले लें, मीन्स इसका भी लॉग ले लें, इसका भी लॉग ले लें, तो क्या होगा हमारे पास। सो फर्स्ट इक्वेशन का जो हम लॉग लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन जो है तो वो हमारे पास बन जाएगी लॉग R1 इज इक्वल टू लॉग K प्लस n लॉग C1। ठीक है, इस तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन का जब लॉग लेंगे तो इट विल बिकम्स
log R2 इज इक्वल टू log K प्लस n log C2। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आएगा, तो log R1 माइनस log R2 विल बी इक्वल टू n log C1 माइनस n log C2। ठीक है, और अगर हम लिखें n, इट वुड बी इक्वल टू log R1 माइनस log R2 अपॉन log C1 माइनस log C2। मीन्स हमारे पास दो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स तो आ गई हमारे पास, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर हमारे पास दो रेट हों तो भी हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं बाय पुटिंग जस्ट वैल्यू ऑफ R1, R2, C1 एंड C2। ओके, बट अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, हाउ कैन वी डिटरमिन द रेट। ठीक है, हमें हर कंसंट्रेशन पे रेट चाहिए, तो रेट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो रेट है दैट इज इक्वल टू KC रेज टू पावर n। अब जब तक हमें n नहीं पता लगेगा तो हम रेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये तो मान लीजिए कांस्टेंट है, हमारे पास इसकी वैल्यू अगर गिवन भी हो, ठीक है, हमने निकालना क्या, ऑर्डर कैसे निकलेगा अगर हमें रेट पता हो। अब रेट कैसे निकलेगा, अगर हमें ऑर्डर पता होगा तभी हम रेट निकाल पाएंगे। तो इसका एक मेथड है, क्या मेथड है, देखो हमने अभी कहा है कि रेट इज व्हाट, इट इज दी DC बाई dt। ठीक है, मैं माइनस प्लस कुछ नहीं लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे वो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने जस्ट बोला कि रेट इज इक्वल टू दी चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो मीन्स हमारे पास डिफरेंट टाइम पे क्या है, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, डिफरेंट क्या होंगी हमारे पास, कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी डिफरेंट टाइम्स पे। तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, वो डिक्रीज करेगा। किस तरीके से डिक्रीज करेगा, इस तरीके से डिक्रीज करेगा, क्योंकि चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है, हमेशा जो कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है विद टाइम वो इस तरीके से डिक्रीज करती है। ओके, तो जब ये डिक्रीज करेगी तो हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, सपोज हमने एक कंसंट्रेशन यहाँ पे ले ली, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने ये कंसंट्रेशन ली है, हमने यहाँ से कंसंट्रेशन ली ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, क्लियर। तो उस पर हमने क्या किया, पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंटरसेप्ट यहाँ पे उस तरीके का हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहाँ से इस लाइन को जो ये y एक्सिस पे और x एक्सिस पे टच करेगी, ओके, वहाँ से हम वो टाइम डिफरेंस और वो कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो ले लेंगे। ठीक है, तो दैट वुड बी DC बाई dt। ठीक है, इनिशियली जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास हमने ये कंसंट्रेशन ली, उसके अकॉर्डिंगली हमने इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट लगाया कि हमारे पास ये पॉइंट आ गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और टेंजेंट को हमने एक्सटेंड किया एक्सिस से वाई एक्सिस पे, और वहाँ पे जो पॉइंट्स आए, ठीक है, उसको हमने क्या कह दिया कि ये हमारा जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है वो इस टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो दैट वुड गिव दी रेट R1। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी दैट वाज C1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। सपोज हमने एक कंसंट्रेशन हम और ले ली यहाँ पे, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने क्या किया, एक पॉइंट लगा दिया, इसके ऊपर अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया और उसको एक्सटेंड किया यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है ना, तो दैट वुड बी दी DC बाई dt। अब ये क्या हमारे पास सेकंड कंसंट्रेशन नाम आ गई, ये वाली जो हमने ली थी। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस आया DC एंड दैट इज दी dt, दैट इज दी dt, तो वो हमें देगा R2। ठीक है, C2 के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास R2 आ जाएगा, C1 के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास R1 आ जाएगा। ठीक है, तो वो R1 और R2 हम उस फॉर्मूला में पुट करेंगे, और जो कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे ली थी C1 C2 वो पुट करेंगे, तो हमारे पास वहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा। तो दैट इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मेथड विच वाज गिवन बाय द वान 't Hoff, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द वान 't Hoff डिफरेंशियल मेथड। ओके, तो थर्ड मेथड इज द हाफ लाइफ मेथड। अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। ठीक है, इसको हम कभी कभी फ्रैक्शनल मेथड भी लिख देते हैं। कई बार आपको पेपर में मिलेगा, फाइंड आउट द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन बाय यूजिंग द फ्रैक्शनल चेंज मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज मेथड। ओके, तो अब हमें पता है कि अगर हमारे पास जो हमारी हाफ लाइफ होती है, अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इफ़ वी हैव द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके लिए हमने देखा है कि जो हाफ लाइफ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर आपको याद हो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होता है।
इफ यू रिमेंबर द टी हाफ was proportional to a, ठीक है, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने देखा था कि जो टी हाफ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। और अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें, सेकेंड ऑर्डर में जो टी हाफ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/8 स्क्वायर, 1/a सॉरी, ठीक है, 1/a, तो मीन्स इट इज सेकेंड ऑर्डर। ओके, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर बात करते हैं हम थर्ड ऑर्डर की, तो थर्ड ऑर्डर के लिए हमने वहां पे क्या आएगा हमारे पास, दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी a स्क्वायर, दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। और अगर बात करें हमारे पास कोई nth ऑर्डर है, ठीक है, तो जनरलाइज हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर हमारे पास nth ऑर्डर है, तो ये हमने वहाँ पे ड्राइव किया था कि अगर हमारे पास nth ऑर्डर रिएक्शन हो, कोई भी ऑर्डर हो, तो उसके लिए जो टी हाफ होगा दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू पावर n-1, ठीक है। अभी हमने देखा है कि अगर सेकंड ऑर्डर है तो वहाँ पे 1/a आ रहा है, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या आ रहा है, a/स्क्वायर आ रहा है। देखो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं n इज इक्वल टू 0, तो 0 -1 -1, तो a 1/a रेज टू -1 क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इन दैट केस टी हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू a, ठीक है। अगर n की वैल्यू क्या 1 है, 1 - 1 0 आ जाएगा, a रेज पावर 0 मीन्स 0 हो गया, खत्म हो गया। तो उस केस में हमारे पास टी हाफ क्या था, दैट इज इंडिपेंडेंट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए दैट इज इंडिपेंडेंट। ओके, अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 - 1 1 आ जाएगा, मीन्स जो टी हाफ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये कब आया, जब व्हेन n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो टी हाफ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक है। और व्हेन n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा तो दैट इज a रेज टू पावर 2 आ जाएगा। सो इट विल बी टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूला को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमने देखा है कि जो टी हाफ है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दी कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन। सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन चल रही है, एक रिएक्शन है ए से बी में जा रहे हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे इनिशियली कंसंट्रेशन ले ली ए, तो जब टाइम क्या होगा, टी हाफ हो जाएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी, टी हाफ रह जाएगी, ओके। ये तो था जब हमारे पास कंसंट्रेशन ली ए। अगर हम ले लेते हैं कि फिर से ये रिएक्शन चलाते हैं, ए से बी में रिएक्शन जा रहा है, ठीक है, उस टाइम हम इसकी कंसंट्रेशन ले लेते हैं, लेट इट बी एक्स, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो टी इज इक्वल टू 0 है, अब यहाँ पे ये टी हाफ कब हो जाएगा, मीन्स x/2 हो जाएगा, ओके। मीन दो डिफरेंट कंसंट्रेशन हमने ले ली। ऐसे हम दो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हम क्या कर सकते हैं, फर्दर ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो सपोज हमने दो डिफरेंट कंसंट्रेशन ले लिए हैं, A1 एंड A2। हमने एक रिएक्शन चलाई, A to B जा रहा है, इनिशियली हमने कंसंट्रेशन ले ली A1, फिर से हमने रिएक्शन रिपीट करी, अब हमने सेम कंसंट्रेशन ले ली, हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन कर ली, वो आएंगे हमारे पास A2, ओके। हम दोनों के लिए हम टी हाफ कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम टी हाफ लिखेंगे, द टी हाफ फॉर द फर्स्ट कंसंट्रेशन वुड बी प्रोपोर्शनल टू 1/A1 n-1, ठीक है। जब हम सेकेंड टाइम कंसंट्रेशन A2 लेंगे, उस केस में जो टी हाफ होगा दैट विल बी टी हाफ 2, सो इट विल बी इक्वल टू 1/A2 n-1 आ जाएगा। ना दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब दोनों को डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी हैविंग दिस टाइप, मीन्स वी कैन से दैट टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 विल बी इक्वल टू व्हाट। अब क्या आएगा यहाँ पे, दैट वुड बी A2 n-1 अपॉन A1 n-1, और वी कैन राइट द A2 अपॉन A1 रेज टू पावर n-1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का क्या लेंगे, हम लॉग लेंगे, ठीक है। टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड वी विल गेट द लॉग ऑफ टी हाफ 1 माइनस लॉग ऑफ टी हाफ 2, इट वुड बी इक्वल टू n-1 आगे आ जाएगा, और क्या रह जाएगा हमारे पास, लॉग ऑफ A2 माइनस लॉग ऑफ A1, ओके। सो अब क्या करेंगे, हम n-1 को एक साइड पे लिखेंगे, दूसरी साइड पे क्या लिखेंगे हम, लॉग ऑफ टी हाफ 1 माइनस लॉग ऑफ टी हाफ 2 अपॉन लॉग ऑफ A2 माइनस लॉग ऑफ A1। अब 1 को साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो n वुड बी इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ टी हाफ
माइनस लॉग ऑफ टी हाफ 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 अपॉन लॉग ऑफ A2 माइनस लॉग ऑफ A1। अब इस इक्वेशन को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। मीन्स हमारे पास कंसंट्रेशन है इनिशियल और उसका हमें पता भी हाफ लाइफ क्या है, जब हाफ लाइफ पुट करेंगे और जब हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो उसकी भी हमें हाफ लाइफ पता है कि उसकी हाफ कंसंट्रेशन कब हो जाएगी, तो उसका हम टी हाफ पुट करेंगे। ठीक है, तो टी हाफ पुट करने के बाद हम यहाँ पे ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने जनरल रिएक्शन ली है तो वो अगर फर्स्ट ऑर्डर होगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर होगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज टू इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज A1 एंड A2 एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली जो टी हाफ हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं तो वो यहाँ पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये एक हमारा थर्ड मेथड था। नेक्स्ट मेथड इज द फोर्थ वन विच इज द ओस्टवार्ड आइसोलेशन मेथड। ठीक है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें आपको एग्जाम में काफी क्वेश्चन मिलते हैं, कंपटीशन में भी काफी क्वेश्चन आते हैं इसके रिलेटेड। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सपोज हमारे पास 2 या 3 रिएक्टेंट्स हैं, A, B, C कुछ रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, अब हर किसी की कंसंट्रेशन चेंज होती है। ठीक है, वहां पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं कि ये रिएक्शन बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। देखो हमने यहाँ पे 3 है, हमने निकालना है टोटल रेट जो है उसका ऑर्डर निकालना है। अब ऑर्डर क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू A रेज़ टू पावर कुछ होगा, मीन्स हम A कह देते हैं, B रेज़ टू पावर B होगा एंड C रेज़ टू पावर C होगा। ठीक है, अब जो ऑर्डर है, जो n की वैल्यू होती है, दैट वुड डिपेंड ऑन दी पावर जो है सम ऑफ दी पावर्स। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू दिस। ओके, तो अब ये जो A B C की वैल्यू है ये हमें डिटरमिन करनी है। तो क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें पहले किसी एक रिएक्टेंट की साइड पे हमें रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसका हम ऑर्डर निकालेंगे भी, उसके अकॉर्डिंगली जो रेट है वो क्या चेंज हो रहा है। उसमें क्या करेंगे हम कि बाकी जो 2 रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन एक्सेस में रख देंगे और हम ये मान के चलते हैं कि जो चीज एक्सेस में होती है उसकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। ठीक है, हमने देखा है कि हमारे पास जो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस हैं, अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिमिटेड है, दूसरे की एक्सेस में है, तो वहां पे ये सपोज किया जाता है कि उसकी कंसंट्रेशन जो एक्सेस में है उसकी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को 3 बार रिपीट करेंगे। अगर हमारे पास 3 रिएक्टेंट है तो 3 बार रिपीट करेंगे, 2 रिएक्टेंट है तो 2 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो सपोज हमारे पास यहाँ पे 3 रिएक्टेंट है तो हम क्या करेंगे, इनमें B और C की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मानेंगे, मीन एक्सेस में रखेंगे, तो रेट निकालेंगे A के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो रेट निकालेंगे A के अकॉर्डिंगली, वहां से हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। ओके, तो ऑर्डर आ गया, उसको हम नोट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, A की कंसंट्रेशन एक्सेस कर देंगे, C की कंसंट्रेशन एक्सेस रखेंगे, फिर B के अकॉर्डिंगली हम रेट निकालेंगे। तो वहां से पता लगेगा भी जैसे जैसे कि कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उसका रेट में क्या असर आ रहा है, तो वहां से हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर आ जाएगा, उसको हम नोट कर लेंगे। सो सपोज A के हमारे पास जो ऑर्डर आया वो X आया, B के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो रेट चेंज हो रहा है उसमें उसका ऑर्डर जो हमने कैलकुलेट किया वो Y आ रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, A और B की कंसंट्रेशन क्या करेंगे, एक्सेस में रखेंगे, फिर हम C के अकॉर्डिंगली रेट निकालेंगे और वहां पे देखेंगे भी उसका जो रिएक्शन का रेट है वो C की कंसंट्रेशन से कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो वो हमने वहां पे उसका ऑर्डर निकाल लेना है, बाकी को एक्सेस में रख के। तो वहां पे हमारे पास सपोज क्या आ गया, Z आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम कर देंगे, तो जहां पे जो टोटल वैल्यू आएगी दैट वुड बी दी फाइनल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब ये कब होता है, जब हमारे पास क्या होते हैं, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और यू कैन से कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शंस होती हैं। ओके, उस केस में करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड है हमारे पास ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। हम इस पे ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड पे हम क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा भी कैसे ये हमारे पास वहां पे काम करता है। तो सपोज हमारे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हम कर रहे हैं कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट हमने किया, यहाँ पे हमारे पास A और B 2 रिएक्टेंट्स हैं, तो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया। ठीक है, और हमने यहाँ पे A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन नोट की। तो यहाँ पे A की कंसंट्रेशन क्या है, हमारे पास 0.1 है, 0.2 है, 0.2 है और 0.4 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0.1 है, 0.3 है, 0.6 है और 0.1 है। मीन्स पहले हमने दोनों की कंसंट्रेशन क्या रखी, सेम रखी, फिर हमने A की डबल कर दी और B की ट्रिपल कर दी, मीन एक्सेस कर दी। ओके, फिर हमने क्या किया, A को कांस्टेंट रखा, फिर हमने B की डबल कर दी, फिर हमने क्या किया, जो B की कंसंट्रेशन उसको 0.1 रखा, A की हमने फिर 4 गुना कर दी और भी ज्यादा ले लिया। ओके, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, रेट कैलकुलेट किए, तो हमारे पास 4 रेट आ जाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल रेट है वो लिख रहा हूँ मैं कि इनिशियल जो रेट है हमारे पास, तो क्या हो रहा है, इक्वेशन क्या हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन है कि 2A + B रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, और हमारे पास जो रेट आ रहे हैं, जो फर्स्ट रेट हमारा आ रहा है R1 दैट इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट।
R2 क्या है 6.0 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, R3 इज दी 1.2 इंटू 10⁻⁻1 मोल पर लीटर पर मिनट, एंड R4 इज दी 1.0 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, तो कहता है एक तो इसका रेट निकालो एंड फाइंड दी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स, मींस ए और बी के अकॉर्डिंगली भी रेट निकालना, ऑर्डर निकालना है और ओवरऑल ऑर्डर भी निकालना है। देखो सपोज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम R1 अपॉन R2 कर देते हैं। देखो इसमें क्या है कि हम दोनों की पहले कंस्ट्रक्शन सेम थी, फिर हमने क्या किया, ए की डबल कर दी है और जो है बी की ट्रिपल कर दी है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो R1 बाय R2 आ जाएगा, तो रेट क्या रहेगा 2.5 अपॉन 1.0 यहाँ पे इंटू 10⁻³ है, यहाँ पे 10⁻⁻2 है। ठीक है, एंड दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, के फर्स्ट 0.1 इसकी हमने ले लिया, ऑर्डर x है। ठीक है, और b की कंस्ट्रक्शन कितनी है हमारे पास, y है, अपॉन के जो रेट 2 में हमारे पास कंस्ट्रक्शन है दैट इज 0.4, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 0.1 हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। ठीक है, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, एक ले लिया हमने R1 और दूसरा ले लिया हमने R4। यहाँ पे R1 बाय R4, R1 R2 नहीं करना हमने, R1 बाय R4 करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक की कंस्ट्रक्शन क्या सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, के भी कैंसिल हो गया। सो वी हैव 0.1 अपॉन 0.4 रेज टू पावर x एंड दैट इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 10। ठीक है, तो दैट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि ये जो हमारा है 2.5 इंटू 10⁻³ है, यहाँ पे 1.0 इंटू 10⁻⁻2 है। ओके, सो इट इज इक्वल टू 1/4 रेज टू पावर x। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, दैट इज 1/4। ओके, क्योंकि यहाँ पे -2 है, यहाँ -3 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर 25 नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 1/4 ये आ गया, 1/4 यहाँ पे आ गया x। तो x की वैल्यू क्या रही यहाँ पे, अगर हम इसको करें ऐसे 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे, हमारे पास 1 आ जाती है। मीन्स हमने जो x लिया है दैट इज द ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है, रेट है हमारे पास जो थर्ड वाला, थर्ड और फोर्थ को लेते हैं हम। ठीक है, अब इसमें क्या देखो क्या हो रहा है कि हम यहाँ ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, क्योंकि हमने a का तो निकाल लिया, क्योंकि हमने x किसकी पावर ली, इसके लिए हम लेते हैं अब R2 और R3 को लेते हैं। ठीक है, R2 और R3 को लेंगे, इसमें क्या आएगा हमारे पास 6.0 और 1.2 आ जाएगा, इसको लेते हैं हम। तो यहाँ पे कंसेशन नोट करो, 0.2 है a की, 0.3 है b की, 0.2 और 0.6 आ गया यहाँ पे। अगेन वी विल डू R2 अपॉन R3, उसमें क्या है हमारे पास, दैट इज 6.0 इंटू 10⁻⁻2 और नीचे क्या था 1.2 इंटू 10⁻⁻1 एंड दैट वुड बी इक्वल टू R2 के अकॉर्डिंगली हमारा जो रहेगा ऑर्डर वो क्या रहेगा, इट इज k इंटू 0.2 रेज टू पावर x इंटू 0.3 रेज टू पावर y अपॉन R3 में k इज इक्वल टू क्या आएगा 0.2x और y क्या आ जाएगा 0.6y। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, क्योंकि ये आएगा हमारे पास 60/120 आ जाएगा, तो दैट इज 1/2, इट इज इक्वल टू 3/6 रेज टू पावर y। तो ये भी क्या आ गया 1/2, मीन्स हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई और x की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो रिएक्शन है 2a + b, अब देखने को तो क्या लगती है, थर्ड ऑर्डर लगती है। ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, बट एक्चुअल में क्या देखा है, x क्या है ऑर्डर ऑफ a, मीन्स जो हमारा रेट है वो क्या रहेगा k a एंड b, मीन्स दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एज वेल एज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। तो टोटल ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास 1 + 1 दैट इज 2, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b एंड द टोटल ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगा, वो रहेगा हमारे पास 2 एंड रेट लॉ दैट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू k a एंड b, यहाँ पे कोई ऊपर पावर नहीं आएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन था, एक तो हमने रेट लॉ निकालना था, दूसरा हमने दोनों रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली हमने जो करस्पॉन्डिंगली ऑर्डर निकालना है एंड फाइनल ऑर्डर। तो दिस इज द फाइनल ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, देखने को थर्ड ऑर्डर लग रही है बट एक्चुअल में ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। जो हमारे पास रेट गिवन है, जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन गिवन है, उनको यूज करके हमने यहाँ पे आइसोलेशन मेथड से हमने इसको पुट किया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर।